नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा के मंदिर में अश्लील एआई। छत्तीसगढ़ में अश्लील फोटो कांड की आज हम बात करेंगे, जहां पर नवा रायपुर स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले एक छात्र ने इंजीनियरिंग कॉलेज की 36 छात्राओं के फोटो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किए। उन फोटोज को मॉर्फ करके अश्लील फोटो में तब्दील कर दिया। यानी चेहरा उन्हीं छात्राओं का था लेकिन शरीर किसी और का था। ये सब किया गया जनरेटिव एआई टूल्स के माध्यम से। छात्राओं की शिकायत पर जब आरोपी छात्र की खोजबीन की गई तो उसके लैपटॉप और मोबाइल से करीब 1000 गंदी तस्वीरें मिली। कुछ गंदे वीडियोस भी मिले। इनमें से कुछ वीडियो एआई की मदद से बनाए गए थे। इस घटना ने तकनीक के दुरुपयोग का एक और उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू यह है कि यह घटना शिक्षा के मंदिर में घटी, जहां पर बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। कॉलेज में पढ़ने वाला एक छात्र अपने ही साथ की छात्राओं के प्रति कितने गंदे विचार रखता है, यह घटना उसका प्रमाण है। इस घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन ने लीपापोती और खानापूर्ति करने की पूरी कोशिश की। 3 सदस्यीय महिला स्टाफ की एक कमेटी बना दी गई और छात्र को निलंबित किया गया। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि निलंबन काफी नहीं, एफआईआर दर्ज होना चाहिए और आरोपी से पूछताछ करके सारे प्लेटफॉर्म और इसके लैपटॉप मोबाइल से फोटो हटाए जाने चाहिए। इस मामले में भाजपा ने जहां प्रबंधन की कार्रवाई को उचित बताया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार को उचित जांच करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन छात्राओं को लेकर है जिनके फोटो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। आखिर प्रबंधन छात्र को बचा क्यों रहा है? ऐसे मामलों में साइबर कानून क्या कहता है? आज इसी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, संस्थान को 6 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ने कोई लड़के के ऊपर उन्होंने एआई का दुरुपयोग करके उसका लैपटॉप वगैरह में वो कुछ फोटोस लिया है बोल के हमको 6:30 बजे बोला है। हम इमीडिएटली एक्चुअली उस बच्चों का रूम में जाके एक फीमेल बच्चों को वो रूम में जाके उसका सभी गैजेट सीज कर दिया है एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कमेटी के लिए ओनली लेडी फैकल्टी का एक कमेटी बना के वो गर्ल्स फीमेल बच्चों से बात भी किया है। उसके बाद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के हिसाब से ही उसी दिन 6 अक्टूबर को ही उस लड़के के ऊपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेस में वो उसको हमने कॉलेज से सस्पेंशन किया है। ट्रिपल आईटी से एक मामला सामने आया है जो थाना राखी क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। इसमें हमारे पास किसी ना तो प्रबंधन ने ट्रिपल आईटी के और ना ही पीड़ित ने कोई शिकायत थाना में आकर की है, परंतु जब हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई तो उस आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम जो है ट्रिपल आईटी भेजी गई थी, जहां पर प्रबंधन से चर्चा करने के पश्चात प्रबंधन ने बताया कि उनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, जिसमें महिला प्रोफेसर के नेतृत्व में वे जाँच कर रहे हैं और इसमें जो भी जाँच के दौरान जो भी चीज़ें आएगी उसके अनुरूप फिर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये घटना दुर्भाग्यजनक है और जिस प्रकार से तकनीकी विकसित हो रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में तकनीकी का दुरुपयोग ये हम सबको सीख भी देता है कि इसका सही उपयोग ही होना चाहिए। लेकिन ये घटना दुर्भाग्यजनक है और ऐसे जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि उस छात्र को प्रबंधन ने सस्पेंड भी कर दिया है, निलंबित कर दिया है और उसके ऊपर कार्रवाई भी करने हेतु जो वहाँ का संस्थान का प्रबंधन है उसकी तैयारी कर रहा है। इस विषय में तकनीकी शिक्षा मंत्री जी से मैं और भी बात करूँगा। देखिए, इस तरह का मामला गंभीर मामला है और सरकार को तत्काल संज्ञान में लेकर जांच करनी चाहिए, तत्काल एफआईआर करनी चाहिए, क्योंकि एआई का दुरुपयोग कर उनकी फोटो से छेड़छाड़ कर और फोटो को दुरुपयोग करना, मैं समझता हूं कहीं न कहीं इस तरह की घटना भविष्य में बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और इस तरह की घटनाओं को न दबाया जा सके, तत्काल एफआईआर कर
जांच कर गिरफ्तार कर कार्रवाई करनी चाहिए। तो बेहद गंभीर ये मामला है और सवाल अब छात्राओं की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सवाल उठ ही रहे हैं कि जिस छात्र की वजह से उन 36 छात्राओं की फोटोज उनको अश्लील तरीके से क्रिएट किया गया, वो सेव करके रखी गई और 100-200 नहीं 1000 फोटोज ऐसे हैं, वीडियोस ऐसे हैं जिनको गलत तरीके से बनाया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि अभी तक छात्र के ऊपर कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई। अगर थर्ड ईयर का छात्र है तो ये तो साफ पता चल रहा है कि 20 से ऊपर ही उसकी उम्र होगी, बालिग है, तो कानून इस पर क्या कहता है, इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शताब्दी पांडे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही है। शताब्दी जी बहुत स्वागत है। प्रगति बाजपेयी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही है। प्रगति जी आपका भी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर संकल्प राय जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। और सबसे पहले सर मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। डॉक्टर संकल्प हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कानून क्या कहता है। जब इस छात्र के बारे में पता चला, छात्राओं ने जब इसको लेकर शिकायत की तो एक आंतरिक कमेटी बना दी गई, यानी कि इंटरनली इसकी जांच की जा रही थी। लेकिन छात्रों की तरफ से भी लगातार मांग उठाई जा रही है कि एफआईआर हो, एफआईआर हो। ऐसे में पुलिस सर क्या एक्शन नहीं ले सकती? क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन के बाहर का ये छात्र होता तो उस पर साइबर एक्ट लगकर जेल में भेज दिया जाता, अगर बच्चा होता तो पॉक्सो लग जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही, क्या पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती? नहीं, पुलिस बिल्कुल एक्शन ले सकती है, पर पहले घटनाक्रम को समझना जरूरी है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल अब मार्केट में अवेलेबल है और डीप फेक वेबसाइट्स जो हैं अपनी चरम पर हैं। अभी इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तस्वीरें खुले में सोशल मीडिया में लोग डाल देते हैं, जिससे उसके दुरुपयोग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सामान्य यूजर के लिए बड़ा वल्नरेबल हो जाते हैं, और खासकर तब जब उनकी तस्वीरें जो है वो पब्लिक में होती हैं। तो मतलब कुछ जो बेसिक चीजें हैं, मैं आपके सवाल पे फिर आऊंगा, पर ये जानना जरूरी है कि बचाव के लिए हमेशा आप अपनी जो तस्वीर है, आपकी जो निजी तस्वीरें हैं, उनको पब्लिक में ना रखें। उस पे या तो आप वाटर मार्क लगाएं, या आप अनजान लिंक्स या एप्लीकेशन जो है वो अपलोड ना करें। गूगल सर्च करते समय एक बार रिवर्स सर्च करके एक बार अपनी इमेजेस को जरूर चेक कर लें, और एआई जनरेटेड जो रिपोर्ट होती है उनसे आप वेरीफाई कर लें कि आपकी जो फोटो है उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं किया गया है। हाँ, अब जब ये बात आ रही है कि इसकी रिपोर्टिंग और पुलिस का क्या काम होना चाहिए और किस प्रकार से शिकायत होनी चाहिए, तो सबसे पहले साइबर क्राइम पोर्टल जो कि cybercrime.gov.in, इसके अतिरिक्त 1930 जो नंबर है वो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के जहन में होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना उसको सामने आती है, दिखती है, तो तत्काल वे इस चीज की शिकायत जो है इन पोर्टल्स पे एनोनिमसली भी कर सकते हैं, खासकर महिलाएं और बच्चे। इसके अतिरिक्त साइबर थाना, लोकल थाना, ये अपने आप में कॉम्पिटेंट जगह होती है जहां पे आप अपनी शिकायत लिखित में दे सकते हैं। अपने स्क्रीनशॉट, यूआरएल सबूत के तौर पे पीड़ित या पीड़िता जो है रख सकता है। एक चीज और कि इन मामलों में जो पीड़िता होती है उसकी पहचान जो है वो गोपनीय रखी जा सकती है। आईटी एक्ट की तमाम धाराएं हैं, 66E, 67, 67A जिसमें अश्लील सामग्री का प्रसारण होता है, या प्राइवेसी का उल्लंघन जो मैंने बताया 66E। तो ये अनेक ऐसी धाराएं हैं जो बीएनएस के साथ पुलिस तत्काल ऐसे मामलों में लगा सकती है। कॉलेजों, जब चूंकि एक बड़े शिक्षण संस्थान की बात आ रही है जहां ये दुर्घटना हुई है, तो अक्सर जब ये ट्रिपल आईटी जो है एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है किसी भी कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए, तो कॉलेज में जब तक एआई लिटरेसी अनिवार्य रूप से नहीं होती है, मतलब उनको चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल एआई यूज के ऊपर कम से कम अपने लोगों को, अपने बच्चों को इस बात की शिक्षा जरूर दी जाए। और डिजिटल नैतिकता और जागरूकता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और केवल कॉलेज तक सीमित ना रहकर उनके घर, उनके परिवार, उनके माता पिता और शिक्षकों को इसके उपयोग और दुरुपयोग की जो जानकारी वो देनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक शक्तिशाली संसाधन जरूर है, पर बिना नैतिकता और जिम्मेदारी के ये एक विनाशकारी बन सकता है और लोग जो है इसके शिकार बन सकते हैं। तो ऑलवेज जो एक छोटी छोटी बातें हैं कि अनजान लिंक्स को क्लिक नहीं करना, अनजान मतलब अननोन सोर्सेस को कभी भी हमको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। अपनी प्राइवेसी का हमको खुद ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है।
आज की डेट में इन्फ्लुएंसिंग के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं और अपनी जो फोटोग्राफ है, अपनी जो निजी जानकारी है वो सार्वजनिक करके लोग फंसते हैं। तो जब टेक्निकल स्टूडेंट फंस रहे हैं तो उनमें ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिससे लोग जो है बच सके, उनकी फोटो जो है मॉर्फिंग या डीप फेक जैसी सर तकनीक लेकिन में आज ना के पड़े। टाइम में तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं तो उनके भी आपको सोशल मीडिया पर अकाउंट मिल जाएंगे। जैसे कि ये मामला भी सामने आया है, जो आरोपी छात्र है उसने सोशल मीडिया अकाउंट से ही, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यहाँ से ही फोटोज निकालकर जो छात्राएं हैं फिर उनको क्रिएट किया है। ऐसे में सर ये कैसे पता लगाया जाएगा कि ये जो फोटोज आरोपी के पास से मिली है इन्हें अभी तक कहीं अपलोड तो नहीं किया गया है, या फिर अब इसको हटाने की क्या प्रक्रिया, इसे डिलीट कैसे किया जाएगा? देखिए, एक सरल भाषा में एक पोर्टल मैं आपको देता हूं, stopncii.org। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां कभी भी किसी व्यक्ति का कोई ऑब्सीन कंटेंट दिखाकर उसको ब्लैकमेल या डराने या धमकाने की यदि कोशिश की जाती है तो आप stopncii.org, आपके चैनल के माध्यम से रिपीट कर रहा हूं मैं, stopncii.org, इस पोर्टल पर जाके उन तस्वीरों को या उन वीडियो को अपलोड यदि आप कर देते हैं तो वो चीजें जो है वो सार्वजनिक होने का जो खतरा हो जाता है वो खत्म हो जाता है। हाँ, केवल प्राइवेट मैसेजिंग के माध्यम से ये ट्रांसफर की जा सकती है, किंतु जो वायरल करने की जो धमकी दी जाती है, यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा या सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट डाल दिया जाएगा, इससे आप बच जाते हैं। बिल्कुल सर, ये मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो मॉफ्ड तस्वीरें होती हैं जो वायरल की जाती है, जो दिखाई देती है, हमने देखा अभी बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आ चुके हैं, सेलिब्रिटीज की फोटोज का भी यूज किया गया। ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि वो मॉफ्ड तस्वीरें हैं? इसको लेकर जो डिटेक्शन टूल्स होते हैं वो भारत में कितने प्रभावी है सर? क्योंकि एआई जितना आगे बढ़ रहा है वो जितना वरदान है उतना अभिशाप भी बनता जा रहा है, तो ऐसे में डिटेक्शन टूल्स को लेकर क्या स्थिति है? कैसे पता लगाएंगे कि मॉफ्ड तस्वीरें हैं? देखिए, ये आम लोगों के लिए कठिन, बट ये एक सरल प्रक्रिया है। टेक्निकली जनरेटेड जो फोटो हैं उनको फोरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से ये सिद्ध किया जा सकता है कि ये फोटोग्राफ जो हैं वो मशीन जनरेटेड है, ना कि कैमरा जनरेटेड है। तो हम टूल्स के माध्यम से ये चीज देखी जा सकती है, और ऐसे अनेक ऐसे टूल्स जो है वो इंटरनेट पर एप्लीकेशंस के माध्यम से या फोरेंसिक विभाग में उपलब्ध होते हैं, जिससे ये सिद्ध किया जा सकता है कि फोटोग्राफ जो है वो मॉर्फ्ड फोटोग्राफ है। बिल्कुल 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 सर, और जैसा कि आपने बताया कि कई सारे टूल्स हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसका पता लगा सकते हैं। सर एक सवाल और मेरा आपसे है, जब इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये कहा जा रहा है, जैसे रजिस्ट्रार को भी आपने कहते हुए सुना होगा कि वो छात्र को अभी निलंबित किया गया है, जबकि छात्राओं की तरफ से रिटर्न में एप्लीकेशन दी गई, उनकी तरफ से मांग की जा रही है एफआईआर की जाए, लेकिन अभी तक भी इस पर इंटरनली जांच चल रही है। तो सर ये कहा जा सकता है क्या कि इंस्टीट्यूशन की इमेज बचाने के लिए दबाया जा रहा है पूरे मामले को? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही? इसको लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं सर। देखिए, चूंकि ये घटना क्षेत्र या मेरा परखा हुआ क्षेत्र नहीं है, इसकी जांच मैंने नहीं की है, पर सामान्यतः मैं कह सकता हूं कि कभी भी इस प्रकार का कोई प्रकरण होता है तो इसकी प्रारंभिक जांच की जानी आवश्यक है। अगर आप जांच नहीं करेंगे तो आप इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। हाँ, टाइमली इनकी जांच होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये इवन एक प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट है, जिसको इंटरनल कमेटी द्वारा संज्ञान में लिया जाकर इसको उचित समय में इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस पे लीगल एक्शन, जो लीगल कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उसको किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। सर ये जो छात्र है उसके पास से ये जो वीडियोस, फोटोज उसी छात्र के पास से मिले, तो अभी इसमें और भी जांच की जाएगी क्या? क्योंकि आरोप सीधे सीधे उस छात्र पर लग रहे हैं, डाउट के आधार पर उसे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन छात्राओं की जो एफआईआर वाली मांग है सर वो कितनी सही है? एफआईआर होनी चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि जब तक घटना उसकी सिद्ध ना हो जाए, जांच ना हो जाए, उसको एफआईआर में लेना थोड़ा अर्ली साउंड करता है। डेफिनेटली ये संवेदनशील मामला है, इस पर पुलिस जो है वो गंभीरता से वो उसको ले रही होगी अपने जहन में, और वो इन्वेस्टिगेट उसको उतनी ही प्रॉपर्ली और डीपली कर रही होगी। और मुझे विश्वास है कि छात्रा को जो है रिलीफ जरूर मिलेगा और उसको न्याय जरूर मिलेगा, पर बिना जांच किए और दूसरे क्षेत्र की घटना के बारे में कोई भी टिप्पणी करना बहुत अर्ली और इमेच्योर प्रतीत होता है मुझे।
तो मैं केवल वही बात करूंगा जिसका मैं एक्सपर्ट हूं, मैं टेक्निकली आपको बता सकता हूं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस भी प्रवक्ता भी आ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। शताब्दी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप संकल्प जी की बातें सुन रही थी कि किस तरह से इसको डिटेक्ट किया जाता है, कैसे हटाया जा सकता है, क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं। हालांकि अब सवाल देखिए आपके ऊपर भी उठ रहे हैं, क्योंकि छात्राओं की तरफ से तो मांग की जा रही है कि अगर छात्र के पास से अगर 1000 फोटोज वीडियोज निकले हैं तो एफआईआर अभी तक क्यों नहीं की जा रही। रजिस्ट्रार का ये कहना है कि आप उनके शब्दों पर भी गौर कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जिस छात्र ने ये किया है काम, जिन छात्राओं की फोटोज वीडियोस के साथ गलत काम किए गए हैं, वो उन्हीं की दोस्त है, ये भी कहा जा रहा है। तो इसे आंतरिक जांच तक क्यों सीमित रखा गया है? क्या इसे खाना पूर्ति मानी जाए जिस तरह के आरोप अब लग रहे हैं? क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत अच्छा किया आपने। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद दूंगी कि ये एक अवेयरनेस का माध्यम बनेगा ये कार्यक्रम, न कि कांग्रेस और भाजपा का कोई डिबेट है। ये निश्चित रूप से एक अवेयरनेस आएगी। दोनों ही पार्टियां और हमारे जो साइबर एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हैं और आप स्वयं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से मार्फिंग और जिस प्रकार की ये सारी बातें एआई के टूल्स का उपयोग करके जो सामने आई है, इसके लिए हमें सबको जागरूक रहने की जरूरत है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में एफआईआर ही इसका एकमात्र हल होगा, क्योंकि प्रशासन इसको अपने स्तर पर दबाकर नहीं रख सकता। मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज में आईसीसी की कमेटी मेंबर भी हूँ। इवन मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आईसीसी की मेंबर हूँ। तो लॉ की दृष्टि से, और चूंकि मैं स्वयं एक लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैंने लॉ किया हुआ है, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि कानून अपना काम पूरी प्रक्रिया के तहत करता है। कानून के दायरे में रह के जब हमको काम करना होता है तो पूरी प्रक्रिया अपनानी होती है। तो आईसीसी की जो इनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करेंगे। पूरे के पूरे जितनी 36 जो गर्ल्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके बयान दर्ज होंगे। 6 अक्टूबर को मामला अगर सामने आया है तो आज 2-3 दिन के अंदर में उन्होंने कितने बयान दर्ज कर लिए, ये सब देखना पड़ेगा। बहुत से लेकिन मामलों यहाँ में पर तो लापरवाही की भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है ना। देखिए, निपसेट ने भी 2002 में इसको लेकर पूरे इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने सेमिनार्स कराए थे कि इस तरह की कमेटी बनाई जाए। हमने देखा सुजाता प्रकरण के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के आदेश दिए थे कि कमेटियां इस तरह की इंस्टीट्यूशंस में बनाई जाएंगी, और वो बनाई भी गई थी। लेकिन उस बात की क्या सरकार मॉनिटरिंग करती है कि ये जो कमेटियां हैं वो किस तरह से कॉलेजेस में काम कर रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो इस तरह के मामले हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, वो इंस्टीट्यूशन से, कॉलेजेस से ज्यादा निकलकर सामने आ रहे। तो फिर इस तरह की कमेटियां क्या करती हैं मैडम? लापरवाही नहीं है क्या ये? नहीं ऋषिका जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी भी मॉनिटरिंग राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की जाती है। और अब तो वर्तमान समय में तो स्थिति ये है कि सभी इंस्टीट्यूट्स में ये विशाखा गाइडलाइन के बाद अब ये जो आईसीसी की जो कमेटी की बात आई है, ये बन चुकी है। ये मामला थोड़ा सा अलग है क्योंकि साइबर क्राइम का है। तो इसमें साइबर फॉरेंसिक जांच की बात, जैसे हमारे एक्सपर्ट सर कह भी रहे थे, और कहीं ना कहीं डिजिटल एथिक्स की भी बात आएगी यहाँ पर। तो डिजिटल एथिक्स अवेयरनेस की बात है। जब इस प्रकार के जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं डिजिटल एथिक्स अवेयरनेस पर भी इनको काम करना चाहिए, और निश्चित रूप से उसका फिर हमको परिणाम मिलेगा। और क्योंकि ये इतने सारे स्टूडेंट्स की बात है तो इनके बयान दर्ज होंगे बहुत बारीकी से। ठीक है, आप एथिक्स की बात कर रही है, लेकिन इसको लेकर ट्रेनिंग अनिवार्य इंस्टीट्यूशंस में क्यों नहीं की जाती, ये भी मेरा सवाल है। मैं इस पर आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ प्रगति जी भी बनी हुई है। प्रगति जी, हमने देखा है कांग्रेस हर एक मुद्दे को उठाती है। अभी बीच में हम देख रहे हैं कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं। लगातार मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि समय की सीमा में एक टिप्पणी प्रगति जी से भी लेना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं आपकी तरफ से मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा सामने आया, देखिए दीपक बैज ने भी कहा कि बहुत ही गंभीर मामला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को सख्त रुख इस पर अपनाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी एफआईआर की मांग नहीं की गई। छात्राओं के साथ आपको भी खड़े होना था। वैसे तो छोटी छोटी बातों पर कांग्रेस सड़कों पर उतर आती है, लेकिन उस मुद्दे पर कांग्रेस को ज्यादा बोलते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है मैडम। देखिए ऋषिका जी, ये बात है लड़कियों की, और 1-2 लड़कियां नहीं, बहुत संख्या में लड़कियां हैं, और कब से वो बंदा
फोटो बना रहा है एआई माध्यम से, जो उसने अश्लील फोटो वीडियोस बनाए हैं, वो कब से बना रहा है और कितनी बना रहा है, अभी तक पुलिस के हाथों ये नहीं लगा है। एक महिला होने के नाते छात्राओं की अस्मिता का सम्मान करते हैं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे, हम यहाँ पार्टी वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन जब महिलाओं की अस्मिता की बात आ रही है, छात्राओं की अस्मिता की बात आ रही है, और ट्रिपल ई का लड़का, ट्रिपल आईटी का सिलेक्टेड लड़का इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो पुलिस को एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईआर एक उनको दर्ज करनी चाहिए थी। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन होने थे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताऊंगी कि उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन करने थे वो होने चाहिए थे, क्योंकि तादाद में लड़कियां हैं, एक दो लड़कियां नहीं है, पता नहीं कब से किस प्रकार के और किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन लड़कियों की किस किस तरह की तस्वीरें डली होंगी, ये अभी कुछ भी चीजें सामने नहीं आई हैं। 6 अक्टूबर को जब ये मामला खुला, आज 9 अक्टूबर है, आज 3 दिन बीत गए हैं, तो पुलिस को इस पे सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी और प्रबंधन को छात्राओं का सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि प्रबंधन को अपना जो टैग है, अपना जो नाम है, उसे बचाने के लिए काम करना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषिका, इस मामले को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो आईआईटी प्रबंधन है, ट्रिपल आई जो प्रबंधन है, वो अपने आप को बचाने का काम भी कर रहा है, क्योंकि उनके यहाँ का पढ़ने वाला लड़का और इस तरह की लड़कियों की, तो अब वहां पे उनकी भी एक इमेज का फैक्टर आ गया है। प्रबंधन को भी महिलाओं का, लड़कियों का साथ देना चाहिए, उन लड़कियों, उस बच्चे से भी बैठकर पुलिस को ये बात करना चाहिए कि कहाँ कहाँ बच्चियों की फोटो जो है वो वायरल हुई हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। सेक्सुअल हरासमेंट से भी बड़ा मामला यदि मैं कहूंगी तो ये है, क्योंकि महिलाओं की अस्मिता, आप खुद से सोचिए कि ना जाने किस किस तरह की फोटोज बनी है और ना जाने किस किस मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसने वायरल किया है। तो सबसे पहले हमें उसे जानना है और उनकी फोटो, जो लड़कियां, उनकी फोटो वहां से हटाना है। ठीक है ऋषिका। शताब्दी जी, जवाब दीजिए। और देखिए, इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है वो एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना होगा ना कि इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रण में रखने के लिए भी आपके पास कोई योजना है इसके लिए, आगे के लिए। और आप खुद ही अभी ट्रेनिंग को लेकर बात कर रही थी मैडम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वहां पर स्टूडेंट्स के लिए, आपने भी खुद ने इसका जिक्र किया ना, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? देखिए मैडम, इसके लिए ऋषिका जी, निश्चित रूप से भारत सरकार की ओर से एआई एथिक्स फ्रेमवर्क डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 इसकी तैयारी की गई है, और ये बहुत जल्द ये एक्ट आ रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एआई फॉर ह्यूमैनिटी नॉट फॉर हार्म। तो ये यही लक्ष्य लेकर के इसको किया गया है कि ये मानवता के लिए इसको उपयोग करना है, हार्म पहुंचाने के लिए नहीं। और इसके लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम सारे यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को करना अनिवार्य यूजीसी की ओर से बताया गया है। मैं ये कहूंगी कि ये प्रबंधन अपने आप को बचा रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस की ओर से न लगाया जाए, क्योंकि प्रबंधन की जिम्मेदारी है बारीकी से सारे तथ्यों की जानकारी एकत्र करना, उसके बाद पुलिस को मामला सौंपना। क्योंकि एक बार पुलिस को मामला सौंप दिया जाएगा तो जांच करने का अधिकार पुलिस अधिकारी का होगा। उनको फिर क्या फैक्ट्स देंगे, किस प्रकार से जानकारी देंगे, इसकी पहली प्राथमिकी जो है ना, वो अपने प्रबंधन की होती है। और प्रबंधन की ओर से मैंने बात भी किया, मैंने जानकारी भी ली आपके डिबेट में आने के लेकिन पहले। मैडम, ये यहाँ पर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पहले प्रबंधन की जिम्मेदारी है, फिर प्रबंधन कानून को सौंपेगा, तो फिर पुलिस की जिम्मेदारी, लेकिन जब इस तरह की छात्राओं की तरफ से अगर आरोप लगाए जा रहे हैं, बच्चे के पास से वो वीडियोस मिल चुके हैं, फोटोज मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कानून के दायरे तो आ ही गया ना। पुलिस भी अगर चाहे तो डायरेक्ट एक्शन इसमें ले सकती है। ऐसा नहीं है कि इंटरनली उसकी जांच की जाए, सिर्फ वहां तक सीमित रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि क्या इंस्टीट्यूशन की इमेज बचाई जा रही है। 36 लड़कियों का सवाल है यहाँ पर। ऋषिका जी, आफ्टर ऑल पुलिस में तो केस जाएगा ही, न जाएगा ऐसा होना ही नहीं है, लेकिन हमारे पास भी पूरे तथ्य होना चाहिए। ये एक प्रबंधन का कदम हो सकता है, और इसीलिए वो सारे तथ्य जुटा रहे हैं। हमने ये भी जाना है कि उन्होंने उसके सारे गैजेट्स भी उन्होंने जब्त कर लिए हैं, तो और उसको रेस्ट्रिकेट भी कर दिया है।
तो उनको जो ठीक है, करना लेकिन था सिर्फ वो रेस्टिकेट करना, सिर्फ निलंबित करना इसका समाधान नहीं है। इस पर कानूनी तौर पर भी एक्शन लेना होगा, तभी आगे आने वाले समय में जो बच्चे हैं या फिर जो ऐसा करने की सोच भी रहा होगा उनको भी सीख मिलेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये मामला IIIT रायपुर का सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। अब ये बड़ा सवाल बन गया है कि जब AI टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह से इसे वरदान बताया जा रहा है, काफी सारा सहयोग हर फील्ड में इससे मिलता है, लेकिन क्या इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है? इसके लिए कोई डीफेक कानून लाने की तैयारी में भी है क्या सरकार? इन तमाम तथ्यों पर भी ध्यान देना होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।